मक्का, ठीक है, मक्के के पौधे में। यानी अब हमने पहले जो पढ़ा था वो किसका था, सूर्यमुखी का था, है ना। और सूर्यमुखी किस में आता है, कौन सी फैमिली में आता है, कंपोजिटी, एस्टेरेसी, ठीक है, कंपोजिटी या एस्टेरेसी। कंपोजिटी पुराना नाम है, एस्टेरेसी नया नाम है। दूसरी चीज, सूर्यमुखी कैसा हो जाएगा, द्विबीजपत्री। अब क्या पढ़ेंगे, एक बीजपत्री। एक बीजपत्री में कौन सा पढ़ेंगे, मक्का। मक्का का साइंटिफिक नेम जियामेज, ठीक है, फैमिली पोएस। मक्का के तने की अनुप्रस्थ काट। देखो पहले इसकी ऐसे रेखीय संरचना बनाएंगे, फिर उसके बाद इसकी क्या बनाएंगे हम लोग, कोशिकीय संरचना बनाएंगे। कोशिकाएं कैसे विभाजित होती हैं उस हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही बनाएंगे, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि इसमें जो संवहन पुल होते हैं वो कैसे मिलेंगे, बिखरे। ठीक है, आई थिंक इट्स बीएससी थर्ड ईयर। बातें तो आप एलकेजी वालों की तरह करने लगे। ठीक है, इस तरीके से इसकी स्थिति देखने को मिलेगी। तो बाहर की तरफ थोड़ा छोटे छोटे, फिर अंदर की तरफ बड़े बड़े, यानी कि ऐसे छोटे छोटे होंगे। ठीक है, ये स्थिति देखने को मिलेगी। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू एंड वेस्कुलर बंडल। हो गया एपिडर्मिस, ये हो गया हाइपोडर्मिस, और उसके बाद ये हो गया ग्राउंड टिश्यू। भरण ऊतक को कहते हैं ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। इसमें ज्यादातर क्या आ जाएगा, पैरेन्काइमा, फिर वही बाद में कॉलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, डिपेंड करता है। फिर ये क्या हो जाएगा, वेस्कुलर बंडल। पूरा लिख लो अब तो भली के बाद, वेस्कुलर बंडल, ठीक है। इसको अगर हम सेल्यूलर कंडीशन में बनाएं तो उसकी कंडीशन ऐसी होगी।
ये वाला ज्यादा जरूरी है, प्रैक्टिकल की नोटबुक जो आप बनाओ। ये तो बच्चे भी बना देंगे, अब तो सीनियर सिटीजन हो। भाई ग्रेजुएशन के सीनियर सिटीजन नहीं हो क्या, 3rd ईयर वाले, है ना मैडम? तो ये संरचना बन गई, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, एपिडर्मिस, फिर ये हो जाएगा हाइपोडर्मिस, और ये क्या हो जाएगा, वैस्कुलर बंडल, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ग्राउंड टिश्यू। वैस्कुलर बंडल के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, देखो भाई जो छोटा होगा है ना, ऐसे छोटा होगा वो इस तरीके से, ये बन गया ना, ऐसे और भी होंगे वैस्कुलर बंडल, यहाँ ना बना के यहाँ बना देते हैं अपन ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू, और ग्राउंड टिश्यू में ज्यादातर कौन होता है इसमें, स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा का मतलब क्या होता है, द्रणोतक। द्रणोतक कब बनता है, जब ऊतकों के अंदर क्या, लिग्निन का जमाव पूरी ही कोशिका भित्ति में हो जाए, ठीक है। ऐसे मक्का के अंदर वैस्कुलर बंडल होते हैं, मक्के के अंदर। कैसे लग रहे हैं ना मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, और इसके अलावा क्या होगा, फ्लोएम। ये पूरा हो गया वैस्कुलर बंडल। ये क्या है, यहाँ तक ये पूरा ग्राउंड टिश्यू है, ठीक है, जिसमें बिखरे हुए क्या है, संवहन पूल, ठीक है। तो ये इस तरीके से निर्माण हो गया। अब हम लिखेंगे इसमें कि द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पौधे के अंदर अंतर क्या होता है, तने की आंतरिक संरचना में अंतर क्या होता है, ठीक है। ये बना लिया डायग्राम आप लोगों ने। आगे बात करते हैं द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री तने के बीच में अंतर, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखेंगे हम, वैसे तो आपने डायग्राम के थ्रू देख लिया, लेकिन कुछ पॉइंट्स है जो थ्योरेटिकली लिख लेंगे।
एकबीजपत्री तना और इधर द्विबीजपत्री, या ऐसा करते हैं पहले द्विबीजपत्री लिखते हैं, हमें आसानी रहेगी ना पढ़ने में। द्विबीजपत्री और यहाँ आ जाएगा क्या, एक बीज तना। ठीक है, इनमें क्या क्या अंतर होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि एक बीजपत्री तने में क्या होंगी, कोशिकाएं ढोलक के आकार की होती हैं और बड़ी होती हैं। मल्टी सेल्यूलर मतलब बहुकोशिकीय, समझ जाओगे ना। मल्टी सेल्यूलर मतलब बहुकोशिकीय। अधिक होते हैं। यहाँ क्या होगा, कोशिकाएं होंगी ढोलक के आकार की होंगी, ढोलक होती है ना, बजाते हैं उसको ठीक है, तो ढोलक के आकार की होंगी, लेकिन कैसी होंगी, छोटी। और यहाँ भी वही मल्टी सेल्यूलर रोम होंगे, लेकिन कम होंगे। आगे बात करते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो है वो किसके द्वारा होती है, स्थूल कोणोत्तक के द्वारा। क्लोरेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा भी होता है उसके अंदर। कॉलेनकाइमा से बनी होती है, लेकिन एक बीजपत्रियों में जो होती है वो स्क्लेरेनकाइमा से बनी होती है। और कभी कभी उसमें क्या हो जाता है, कभी कभी उसमें पैरेनकाइमा भी होती है। और इसके अंदर कॉलेनकाइमा बिल्कुल भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, एक स्थूल कोणों तक नहीं होगा। नहीं समझ में आ रहा, लिख दूं हिंदी में, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो पूछ लिया कीजिए आप लोग कि स्थूल कोणों तक मतलब होता है कॉलेनकाइमा। ठीक है, आगे बात करते हैं वल्लकुट। वल्लकुट मृदुतक और अनेक पंक्तियों में व्यवस्थित होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एंडोडर्मिस द्विबीजपत्रियों में उपस्थित होती है लेकिन एक बीजपत्रियों में नहीं होती है। और वल्लकुट भी उसमें क्या होता है, अविभेदित स्थिति में होता है। अविभेदित होता है।
आगे बात करते हैं परिरंभ, ठीक है, यानी कि पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल इसमें क्या होगा, द्विबीजपत्री में उपस्थित पर एक बीजपत्री में पेरिसाइकिल अनुपस्थित। हाँ, द्वितीयक वृद्धि इसी में द्विबीजपत्री में पाई जाएगी, एक बीजपत्री में नहीं पाई जाती। कभी देखा आप लोगों ने कि गेहूं के अंदर, गेहूं के पेड़ के अंदर ऐसे ठोस तना है और उसमें ऐसे रिंग बन रही है? नहीं बनती ना, गेहूं का तो तना छोटा सा ही होता है। 6 महीने की तो फसल है उस बेचारे की टोटल, एक साल में एक रिंग वो बनाए भी कहां से? एक साल तो खुद की जिंदगी नहीं है उसकी, और इसको बनने में तो 1 साल लगती है ना। वैसे द्विबीजपत्री के लिए पेरिसाइकिल से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? पेरिसाइकिल इंपॉर्टेंट नहीं है, कैम्बियम इंपॉर्टेंट है द्विबीजपत्री द्वितीयक वृद्धि के लिए, सॉरी, समझ आई बात? तो एधा की उपस्थिति, उसकी बात थोड़ी हो रही है अभी। फिर आगे बात करें कि इसमें रिंग में उपस्थित होते हैं संयुक्त संपार्श्विक अंत्यधारुक, है ना, बंडल शीत नहीं होता, यानी कि जो संवहन फूल होते हैं। इसमें क्या होगा, संवहन फूल, ठीक है। तो संवहन फूल के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है।